हेलो। हाय लर्नर्स। तो अनअकैडमी लेकर आ रहा है 60% ऑफ ऑन ऑल दी क्लैट पीजी कोर्सेज। अब ये जो 60% ऑफ का जो ऑफ़र है ये सिर्फ और सिर्फ 30 यानी कि आज आखिरी दिन है। अगर आप क्लैट पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको जो फ़ीस है उसका केवल 60% ही देना पड़ेगा। ना सिर्फ 60% बल्कि आप एडिशनल कर सकते हैं। अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे AC लॉ, अनुजा चतुर्वेदी लॉ, तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि आपको और कम पैसे देने पड़ेंगे। अंडरस्टूड। तो यानी कि अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपने पास 9 महीने का टाइम है। 9 महीने में कंप्लीट सिलेबस करना, मॉक टेस्ट लेना, गाइडेड तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो नो डाउट आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा। तो अगर आप PSU में प्लेसमेंट चाहते हैं या फिर NLU में एडमिशन चाहते हैं तो अभी सही टाइम चल रहा है। इसी चीज़ के साथ में क्लैट PG एलेट कॉन्कर्स बैच आपका स्टार्ट हो चुका है 24 अप्रैल से, जहां मिलेगी आपको टॉप एजुकेटर्स के थ्रू क्लासेस और साथ में ही मिलेंगे आपको 200+ लाइव क्लासेस। 200+ लाइव क्लासेस अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं अनुजा चतुर्वेदी। AC लॉ में कोड क्या है मेरा? AC लॉ। फिर अगर आपका अचीवर्स जो बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है, अचीवर्स बैच 2.0। ये स्टार्ट हुआ है आपका 4 मार्च से। इसमें आपको ना सिर्फ 200+ लाइव क्लास मिलती है बल्कि 10+ मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ना बिना मॉक करे अगर आप क्लैट PG का पेपर दे रहे हैं तो पेपर आप 100% सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। रीडिंग स्पीड नहीं रहेगी, पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। नो डाउट आप में से कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये सोच रहे होंगे कि एंड टाइम पर अक्टूबर नवंबर में कई सारे मॉक टेस्ट आते हैं, वो मॉक टेस्ट ले लेंगे। ये वाली गलती मत करना, क्योंकि अगर आप उस टाइम पर मॉक टेस्ट लेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, आपने बहुत अच्छी तैयारी नहीं करी होगी और फिर आप रैंडम बेसिस पर मॉक टेस्ट लेंगे तो उससे क्या होगा, आप सिर्फ पैनिक कर रहे होंगे, यार ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। या फिर अगर आप कोई इजी वाले मॉक टेस्ट ले लेंगे तो उसमें आपको लगेगा यार सब कुछ आता है। तो मॉक टेस्ट जो है वो एक्सपीरियंस्ड लोगों से लेना चाहिए जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं अनअकैडमी पर लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था, कई सारे स्टूडेंट्स को AIR भी आई है। तो अगर आप प्रॉपर मॉक टेस्ट लेंगे, 100% लाइव क्लासेस लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आप अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, हर कॉलेजेस में अपने है ना एक प्रो एंड कॉन्स होते हैं। कुछ टॉपिक्स अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, कुछ टॉपिक्स अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। कई बार हमारी प्रॉब्लम खुद की आ जाती है, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हमारे कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं। तो अभी मौका है वो वाली जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कंपनी लॉ आपने नहीं पढ़ रखा है, या फिर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस में दिक्कत आती है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में दिक्कत आती है, क्रिमिनल लॉ में दिक्कत आती है, इंटरनेशनल लॉ में दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ टीचर्स अच्छे मिले ही नहीं थे। तो अभी मौका है इस वाली चीज़ को ग्रैब कर लो और जो है ना आपके कमज़ोर टॉपिक हैं वो हमारे साथ आप पढ़ सकते हैं। तो पढ़ाएंगे तो हम सारा ही, तो इसलिए और साथ में ही अभी से ही जब आप मॉक टेस्ट देने चालू करेंगे और मेरे साथ लाइव क्लासेस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर कितना इजी होता है। नेक्स्ट वाली जो चीज़ वो है ये है कि मैं ना मॉर्निंग में 8 AM पर एक फ्री लाइव क्लास लेती हूँ। इस लाइव क्लास में, मॉर्निंग की लाइव क्लास में हम बहुत सारे MCQs क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो अगर आपको देखना है, प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ, तो फ्री लाइव क्लासेस में भी आप आ सकते हैं। इस फ्री लाइव क्लासेस में अपन अलग अलग टॉपिक्स कर रही हैं। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड मैं 1800 क्वेश्चंस MCQs करवाने वाली हूँ। सोचो अगर आप 1800 MCQs करके जा रहे हैं तो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितना ईजी होगा। शायद ही कोई टॉपिक होगा जो कि आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब हम इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो फ़ायदा क्या मिलता है, हर टॉपिक को टच कर पाते हैं। और अंडरस्टैंडिंग होना अलग होता है और पेपर सॉल्व करना अलग होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन से ही आप अच्छा पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो आज मुझे जो आपको बताना है वो है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। अगर मैं बात करूं वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके क्लैट PG का एग्ज़ाम देने के लिए आपको पढ़कर जाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी लॉ जो है वो जनरली जो बच्चे LLB करते हैं उनका कंपनी लॉ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि उन्हें ना कंपनी लॉ काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजरल लगता है। दूसरा जो मुझे मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों में प्रॉब्लम दिखती है वो ये है कि वो कंपनी लॉ
लॉ का फुल सिलेबस कर ही नहीं जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि कंपनी लॉ में पढ़ना क्या है। उन्हें लगता है कंपनी लॉ सेक्शन 1 से लेकर लास्ट तक पढ़ लेंगे तो उनका हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉ में कंपनी लॉ के साथ में आपको है ना IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ना होता है, आपको सेबी एंड सेबी की गाइडलाइंस पढ़नी होती है, आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ना होता है। तो यानी कि कंपनी लॉ में कंपनीज एक्ट पूरा पढ़कर अगर आप जा रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा या मार्क्स आपको नहीं आ पा रहे होंगे। इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विथ रिगार्डिंग टू कंपनीज एक्ट। सबसे पहले कौन सा है, तो सबसे पहले मैं आपको है ना बड़े बड़े पॉइंट यहाँ लिख रखे हैं, छोटे छोटे नीचे लिखकर बता देती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंपनीज में कंपनी ये वाला जो पार्ट होता है आपका क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, और साथ में पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ कंपनी। जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी की तो अलग अलग तरीके की कंपनीज होती हैं। प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, 1 पर्सन कंपनी होती है, फिर आपकी पब्लिक कंपनी, फिर उसके बाद आपकी होती है लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फिर उसके बाद होती है आपकी सेक्शन 8 कंपनी। तो इतनी वैरायटी ऑफ कंपनीज में बच्चे है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सी चीज़ किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपके टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ना पड़ेगा। जब आप ये टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ रहे होंगे तो एटलीस्ट आपको क्लियर रहेगा कब कौन से सिनेरियो में कौन कौन सी कंपनीज बनती है। जैसे डोरमेंट कंपनी भी एक कंपनी होती है। अब डोरमेंट कंपनी आप पूछेंगे क्या होता है, तो अगर बाय चांस कोई पर्सन है उसने कोई नया नया इन्वेंशन करा है, तो इन्वेंशन इन सेंस कि AI से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाया है या कोई भी अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है, पर अभी है ना उसके पास कस्टमर नहीं है कि वो किसको बेचे, तो वो क्या करेगा, अपना प्रोडक्ट उसने तैयार कर रखा है तो वो एक कंपनी रजिस्टर करवा लेगा उस IPR से रिगार्डिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रिगार्डिंग वो क्या कर लेगा, एक है ना कंपनी बनवा लेगा। पर कंपनी बनाओ तो कंप्लाइंसेस बहुत सारे करने पड़ते हैं आपको, कि आपको एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी, फिर है ना बहुत सारे कंप्लाइंसेस उसमें रहते हैं। तो बोला जाता है कि भाई अभी मैं कंप्लाइंस नहीं करना चाहता हूं, पर मैं कंपनी बनाकर रखना चाहता हूं ताकि मैं इसे बेच सकूं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर उसे डोरमेंट की एप्लीकेशन लगा देते हैं कि भाई अभी हम है ना ऐसा कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो 3 साल तक के लिए आपको क्या मिल जाता है, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल जाता है। जब आपको डोरमेंट का स्टेटस मिल जाता है, अब आराम से अब आपकी कंपनी भी बन गई, आपको कंप्लायंस भी नहीं करना, अब आप फोकस किस पे कर सकते हैं, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर फोकस कर सकते हैं। तो ये जब आप है ना टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ कंपनीज कितनी होती हैं, और उसमें से जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। फिर अगर बात करें सेक्शन 8 कंपनी की, तो सेक्शन 8 कंपनी होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी कंपनी जो कि है ना बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करती है। अब सबसे बड़ी बात है ये कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती है, सैलरी तो देगी पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है। तो ऐसे आपको कई सारी चीज़ें हैं जो कि पढ़नी पड़ेंगी। अब जब आप टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ लेंगे, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कि भाई कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए किस तरीके से उसे रजिस्टर करवाना पड़ता है, कौन सी साइट होती है, स्पाइस फॉर्म क्या होता है, LLP कैसे इनकॉर्पोरेट होती है। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो रजिस्ट्रेशन में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के 7 क्लॉजेस कौन कौन से हैं, जैसे नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है, फिर आपका सब्सक्राइबर क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज होता है, नॉमिनी क्लॉज होता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के क्लॉज होते हैं जिन्हें चेंज करा जा सकता है, पर सिर्फ एक सब्सक्राइबर क्लॉज ऐसा होता है जो कि कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि MOA जब बनता है बस तभी हम सब्सक्राइब कर रहे होते हैं। तो ये वाली काफ़ी सारी चीज़ें आपको MOA में पढ़नी पड़ेगी। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरिस क्या होता है, कि क्यों हम ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाकर काम नहीं कर सकते हैं। आप सोचो कि कोई कंपनी है जिसने खुद के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में
ऑब्जेक्ट क्लॉज के नाम पर ये लिख दिया है कि भाई हम क्या करेंगे, हर्बल प्रोडक्ट बनाएंगे। अब वो कंपनी क्या नहीं कर सकती है, बेबी प्रोडक्ट नहीं बना सकती है, वो है ना ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसे नाइसिनामाइड और है ना लैक्टिक एसिड डाल के चीज़ें नहीं बना सकती है। क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि उसने खुद को किस पर रजिस्टर करवाया, हर्बल पर रजिस्टर करवाया है। तो कोई भी कंपनी अपने एमओए में जो बातें दे रखी है उसके बाहर जाके काम नहीं कर सकता। इसलिए जब भी एमओए ड्राफ्ट करना होता है उसमें वाइडर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, भले ही आप काम करो या नहीं करो। कोई सॉफ्टवेयर कंपनी अगर मेरे पास आती है रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसे बोला जाता है कि भाई तुम सब काम करोगे, मार्केटिंग का काम भी करोगे, टेस्टिंग का काम भी करोगे, हार्डवेयर भी डेवलप करोगे, सॉफ्टवेयर भी डेवलप करोगे, कंसल्टेंसी भी दोगे, सारे काम लिखने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि अगर जो आपकी बाद में इच्छा हुई कि भाई हमें ये काम करना है तो पहले एमओए चेंज करो, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसलिए बेटर है कि आप अपने एमओए को क्या रखेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म में रखेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो इंडोर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कंपनी अंदर किस तरीके से काम करती है। अब दिक्कत ये है, एमओए जो होता है वो बोलता है लेट द बायर बी अवेयर। कोई भी अगर बाहर का पर्सन है, कोई भी आउटसाइडर है, वो पहले एमओए को पढ़ेगा फिर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और अगर उसने ऐसा नहीं करा है तो कंपनी उसके किसी चीज़ के लिए लायबल नहीं है, डायरेक्टर्स विल बी पर्सनली लायबल माना जाएगा। फिर इसी चीज़ के साथ में, लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई बात दे रखी है तो वो आउटसाइडर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करा जाता है। तो ये वाली डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जैसे आपको कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, साथ में ही आपको पढ़ना पड़ेगा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है। इसी चीज़ के साथ में जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो होगा टाइप्स, कि भाई फीचर्स ऑफ कंपनी क्या होता है, जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, फिर कॉमन सील बोला जाता है, परपेचुअल सक्सेशन बोला जाता है, कंपनी कभी मरती नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है। तो आपको फीचर्स ऑफ कंपनीज भी पढ़ना पड़ेगा अगर मैं बात करूँ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के रिगार्डिंग। अंडरस्टूड। फिर एमओए को कैसे चेंज करा जाता है, एओए के हर क्लॉज को कैसे चेंज करा जा सकता है, और ऑल्ट्रेशन, एमओए का ऑल्ट्रेशन कैसे होता है और एओए का ऑल्ट्रेशन क्या होता है। और दूसरा, अगर कोई कंपनी है, जो मैंने करा था, ठीक है, अगर कोई कंपनी है उसका ऊपर का एड्रेस पूरा सही है, नीचे गलती से आपने जयपुर लिख दिया, ठीक है, जयपुर किसकी जगह पे लिख दिया आपने, उदयपुर की जगह पर जयपुर लिख दिया, और कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। अब भाई उसका आप कोई चेंजेस नहीं करवा सकते हो, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया तो उसमें जो गड़बड़ है वो गड़बड़ ही रहेगी। तो ये क्या माना जाता है, परमानेंट मान लिया जाता है। फिर अगर आपको चेंज करवाना है तो रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कराओ, फिर उसके लिए बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपको कहाँ पता होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेशन में पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में अगर आप मेरे से पूछेंगे मैडम पढ़ना कहाँ से है, तो ये बता देती हूँ कि ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है ये आपको एक सारांश देती है, आपको एक सारांश देती है। इस सारांश में आपको फ्लो चार्ट, कलरफुल फ्लो चार्ट दे रखे हैं जिसमें कंपनी के बारे में सब कुछ बता रखा है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 CA इंटर का जो है उसमें आपको ये सारी बातें बता रखी हैं। तो जब आप सारांश पढ़ते हैं तो आपको ये सारी टॉपिक्स याद भी हो जाएंगे, आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। तो सत्यम वाले घोटाले के बाद फिर उसके बाद आपका है ना ये वाला बिग बुल वाला जो है, जब हम MC वो वाला बात करते हैं, जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में कई सारे घोटालों के बारे में, तो बोला जाता है कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस को 90% ऑफ द बच्चे छोड़ कर जाते हैं। जैसे आपको अलग अलग तरीके की कमेटी पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ तो नारायण मूर्ति की एक कमेटी बनी थी जिसमें ये बोला गया था कि भाई डायरेक्टर्स जो होते हैं वो ओनर ऑफ द कंपनी नहीं होते हैं, वो ट्रस्टी ऑफ द कंपनी होते हैं। उन्हें खुद के हित के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसका देखेंगे, वो स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचेंगे, वो कंपनी के बारे में और उसके शेयर होल्डर्स के बारे में सोचेंगे। और वहाँ जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, जो सारा करता धरता है, उसे केवल ट्रस्टी बताया गया था जो किसी और के लिए काम कर रहा होगा। सेम ऐसे ही आपकी है ना नारायण मूर्ति कमेटी के साथ में ही आपकी है ना बहुत सारी अलग अलग तरीके की कमेटीज़ बन चुकी हैं, और हर कमेटी ने अलग अलग चीज़ें बोल रखी हैं, और इन्हीं कमेटी के जो सजेशन देती हैं, ठीक है, जैसे महिंद्रा की एक अपनी कमेटी बनी हुई थी, ठीक है, तो सरकार बनाती है ये कमेटी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा कर रखा है, ठीक है, तो जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा कर रखा है,
बिरला की एक कमेटी है, तो उनके लिए क्या करा जाता है, कमेटी बना कर दी जाती है। वो सजेशंस देते हैं, वो क्या करते हैं, सजेशंस देते हैं कि भाई हमें कंपनी लॉ में और कंप्लाइंस में क्या क्या सजेशन वो होने चाहिए, चेंजेस होने चाहिए, ताकि इंडिया में कम से कम फ्रॉड हो। और फिर ये वाले जो सजेशंस है उसी के बाद में ही क्या करा जाता है, काम कराया जाता है। अब इन्हीं में से एक कमेटी ने बोला था कि भाई जब है ना सत्यम वाला घोटाला और बहुत सारे घोटाले होने लगे ना, तो बोला गया कि भाई हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की ज़रूरत है। तो बोला जाता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है, तो जनरली क्या होता है कि जो डायरेक्टर स्टार्टिंग से बनता है वो ही मरते दम तक रहता है। बहुत कम होता था कि डायरेक्टर चेंज होता था। तो डायरेक्टर क्या करने लग गए थे कि खुद के बेनिफिट के लिए काम करने लग गए थे। तो बोला जाता है दूसरा, राजा के विरोध में कौन बोलेगा, क्योंकि अगर आप राजा के विरोध में बोलोगे तो आपको उस पोजीशन से हटा दिया जाएगा। तो इसलिए बोला गया कि एक आउटसाइडर हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वॉइस रेज कर सकता है अगर कोई भी गड़बड़ हो रही है जो है ना कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, उसके स्टेक होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो ये क्या कर सकता है, वॉइस रेज कर सकता है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट क्यों कहलाएगा, तो बोला जाता है कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कंपनी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, उसके की मैनेजरियल पर्सन और टॉप एम्प्लॉयज़ जो हैं उनसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, उसका कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए कंपनी के, तो वो इंडिपेंडेंट कहलाता है। और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल तक रहता है और उसके बाद फिर चला जाता है। तो ये वाली जब हम कमिटीज़ पढ़ते हैं अलग अलग तरीके की कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी करके, तो आपको ये सारी की सारी चेंजेस पता पड़ते हैं। सेम ऐसे ही बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या और बातें डालनी हैं, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्हीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस से हम लेकर आए थे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें बोला जाता है कि कंपनी जो है वो अपने रिसोर्सेज, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हों चाहे अदर रिसोर्सेज हैं, वो सोसाइटी से लेती है और प्रॉफिट कमाती है। एटलीस्ट बदले में अगर वो इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है तो उसे क्या करना चाहिए, गिव बैक करना चाहिए। फिलैंथ्रोपी नहीं करनी है, गिव बैक करना है। फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है दान कर देना। तो जैसे हम गरीबों को कपड़े दान करते हैं, वो फिलैंथ्रोपी कहलाती है। और वो कपड़े उन्होंने पहने, थोड़े दिन बाद वो ख़राब हो जाएंगे, तो इससे है ना उनका कोई भला नहीं हुआ। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोलती है कि सबको सक्षम बनाना है, यानी कि आप उन्हें कोई स्किल सिखा दो, ठीक है, तो या फिर है ना एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा कर दो, एजुकेशन के लिए कुछ अच्छा कर दो, स्पोर्ट्स के लिए कुछ अच्छा कर दो, ताकि वो लोग है ना सस्टेनेबल अच्छा लंबा जी सकें। तो जब हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, वो भी इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस में से ही आई है। अंडरस्टूड। फिर इसी के साथ में आता है आपका शेयर कैपिटल। जब हम बात करते हैं शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर की, तो इसमें कई सारे टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होती हैं। फिर है ना, अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता हैं तो आप बता सकते हैं कौन सी कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है, शेयर्स किस तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर उसके बाद होती है आपकी इशू कैपिटल, फिर उसके बाद होती है आपकी पेड अप कैपिटल। तो यहाँ जब हम बात करते हैं तो ये वाले सारे टॉपिक्स जो है, सब कंसेप्ट जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो जैसे मैं समझाती हूँ, मैं क्या बोलती हूँ कि अगर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स की अगर हम बात करें तो इक्विटी शेयर्स घर वाले हैं, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो आपके जवाई हैं, जवाई जियाजी या दामाद मान लो, और डिबेंचर्स बाहर वाले होते हैं, बेसिकली मेहमान होते हैं। घर में जब भी कोई है ना अच्छी पार्टी होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेहमानों को बुलाते हैं। यानी कि कभी भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो सबसे पहले पेमेंट किसका करा जाता है, डिबेंचर्स के इंटरेस्ट का पेमेंट करा जाता है। फिर उसके बाद हम किसको बुलाते हैं, घर के जो है ना जवाई होते हैं, जियाजी होते हैं या दामाद, किसी भी नाम से आप जानते होंगे, उनको फिर खाना खिलाया जाता है, क्योंकि वो कहने को तो घर वाले हैं पर उन्हें घर वालों से ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। और लास्ट में जितना भी होता है वो हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर्स में लेते हैं। अब है ना इसी वाली चीज़ के साथ जब आप देखेंगे तो है ना कभी भी आपका खाना डिबेंचर्स के लिए कम नहीं होना चाहिए, जो मेहमान हैं उनके लिए खाना कम नहीं पड़ना चाहिए, वरना समाज में थू होती है। सेम ऐसे ही अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो आपका क्या नहीं होना चाहिए, आपका प्रॉफिट कम नहीं पड़ना चाहिए कि भाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ही नहीं दे पाए। लेकिन फिर अगर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो वैसे तो आपके घर के जवाई दामाद और ये लोग जो होते हैं वो घर
के मैटर्स में ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन अगर आप उन्हें हर बार प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहे हो, यानी कि अगर आपने प्रॉफिट कमाया, किसी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और उसने है ना डिबेंचर्स को तो इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को 2 साल तक इंटरेस्ट ही नहीं दिया, तो प्रेफरेंस शेयर्स के पास क्या आ जाता है, वोटिंग राइट आ जाता है। इसे कैसे समझोगे, अगर है ना 2 साल तक आपने जवाई को अच्छे से ट्रीट नहीं करा है, तो फिर वो है ना निंदा करने लग जाता है, बोलने लग जाते हैं कि यार ये आपको है ना ऐसे नहीं, ऐसे काम करना चाहिए, ये है ना बिजनेस आपको ऐसे चलाना चाहिए, तो फिर वो ज्ञान देते हैं, अदरवाइज ये लोग ज्ञान नहीं दे रहे होते हैं। फिर बात करते हैं इक्विटी शेयर्स होल्डर की। तो इक्विटी शेयर है ना टिपिकल अपने घर वाले होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को घर वाला क्यों बोला जाता है, तो सोचो कि अगर बाय चांस कोई बड़ी सी पार्टी है, उसमें अगर मिठाई कम है, तो सबसे पहले डिबेंचर्स को खिला दिया जाता है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को खिला दिया जाता है। यानी कि पहले आप मेहमानों को खिला देते हो, फिर आप दामाद और जमाई को खिला देते हो, और फिर अगर थोड़ा कम भी बच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, घर वाले ही तो हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। सेम ऐसे ही अगर प्रॉफिट कम भी हो जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर सबसे आखिरी में ले रहे होते हैं, और वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत सारा होता है, अब सोचो कि शादी में गुलाब जामुन बने और वो इतने सारे बन गए, तो है ना जितने आपको खाने हैं, जितने मेहमान खाएंगे उतने ही खाएंगे, जवाई भी थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। लेकिन जो इतने सारे, अगर है ना आपको पास 3 बकेट भरकर, अगर 3 ड्रम भरकर अगर आपके पास गुलाब जामुन बच गए हैं, तो वो हम क्या करते हैं, हम ही घर वाले अगले 2 महीने तक उस गुलाब जामुन को खा रहे होते हैं। यानी कि अगर जो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इक्विटी शेयर्स होल्डर को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा, तो वो इसी के लिए हमेशा घर वाला बनकर रहते हैं। डिबेंचर्स कौन होते हैं, मेहमान जैसे होते हैं कि भाई ये हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, हमें तो तुम सही टाइम पर ब्याज देते रहना, हमारा कोई इससे ज़्यादा तुमसे रिलेशन नहीं है, इसलिए इनके पास वोटिंग राइट भी नहीं होता है। तो है ना जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि है ना कैसे कैसे जो कंपनी लॉ के टॉपिक्स हैं वो आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हुए कितनी आसानी से याद कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, पेड अप कैपिटल क्या होती है, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एंड यूनिट्स क्या होते हैं। फिर इसी चीज़ के साथ में कब कौन कौन से, अब जैसे डिबेंचर्स के लिए बोला जाता है कि भाई आप है ना लंबे डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकते हो, आप 10 साल और 20 साल के, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है वो 20 साल के डिबेंचर्स इशू कर सकती है, और जो आपकी है ना नॉर्मल कंपनी है अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी वो केवल 10 साल तक के लिए ही कर सकती है। अगर आपने 20 साल से ज़्यादा के करे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20 साल के बाद में उन्हें है ना वो नए डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे और पुराने उनसे वापस लेने पड़ेंगे। इट्स लाइक एक्सचेंज ऑफ नोट कर रहे हो आप। फिर बात करते हैं अकाउंट्स एंड ऑडिट की कि कहाँ अकाउंट्स बनाने होते हैं, अकाउंट्स को रखना कहाँ है, रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखना है कि ब्रांच ऑफिस पर रखना है, ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अकाउंट्स की ऑडिट कौन कर सकता है, ऑडिट कितने टाइम पीरियड में होती है, ऑडिट की रिपोर्ट किसको दी जाती है, जैसे ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी जाती है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे साइन करते हैं, और एनुअल जनरल मीटिंग का जब नोटिस जाता है तो वो अकाउंट्स की डिटेल और ऑडिट रिपोर्ट भी जाती है। उसके बाद है ना अकाउंट्स जो है वो आपके अप्रूवल होते हैं एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में वो क्या होते हैं, अप्रूव होते हैं। अब अकाउंट्स एंड ऑडिट को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई मीटिंग्स क्या होती हैं, क्योंकि मीटिंग 3 तरीके की होती हैं। सबसे पहली होती है आपकी एनुअल जनरल मीटिंग, फिर होती है आपकी बोर्ड मीटिंग, और तीसरी होती है आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब है ना आपको याद ही नहीं रहता है कि भाई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास होगा और आपकी स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब है कि जितने लोग हाँ कर रहे हैं उससे ज़्यादा लोग मना कर रहे हैं। बेसिकली देसी भाषा में अगर बताऊँ तो 50% लोग 49% लोग मना कर रहे हैं और 51% लोग हाँ कर रहे हैं, तो हम इसे क्या मान लेते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और अगर हम बात करें 75% की तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। अब मैडम याद नहीं होता है कि कब ऑर्डिनरी पास करना है और कब स्पेशल पास करना है, किसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना और किसके साथ नहीं लगाना। तो यानी कि आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बता देते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग में 4 काम होते हैं, इन 4 काम को बोला जाता है दादा,
इन 4 काम को क्या बोला जाता है? दादा। दादा का मतलब क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड जब भी डिक्लेयर होता है तो वो एनुअल जनरल मीटिंग में होता है, इसे फाइनल डिविडेंड बोला जाता है। और दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है उसे इंटरिम डिविडेंड बोला जाता है। तो यानी कि कभी भी एनुअल जनरल मीटिंग हो रही होगी तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आप डिविडेंड डिक्लेयर कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो वो सलमान खान की ज़बान हो जाती है, आप उसे वापस से क्या नहीं ले सकते हो? वापस नहीं ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि एनुअल जनरल मीटिंग में आपने डिक्लेयर कर दिया फिर बोला भाई कैश नहीं है, इस बार नहीं अगली बार दे देंगे, ऐसा नहीं है। अब तो आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज पेनल्टी लगती है। फिर आता है अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। ए से क्या है? अप्रूवल ऑफ अकाउंट, क्योंकि है ना आपके जो मेंबर्स हैं, कहने को वो मेंबर्स है, कहने को वो ओनर ऑफ द कंपनी है, पर ओनर ऑफ द कंपनी कभी अकाउंट्स नहीं चेक करता है, वो चेक कर भी नहीं सकता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं और ऑडिटर करता है। और वो जो आपके मेंबर्स हैं वो तो केवल ऑडिट रिपोर्ट देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है आपका एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स होता है। मेंबर्स है ना अकाउंट्स को अप्रूव करते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अकाउंट्स में। फिर उसके बाद आता है डी, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट होता है। कौन से डायरेक्टर्स को हटाना है, किसको रीअपॉइंट करना है, कौन रिटायर हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कहाँ होती हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में होती हैं। फिर आपकी होती है आपका ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट। तो पहले क्या होता था? ऑडिटर एक बार अपॉइंट होता था और जीवन भर लाइफ टाइम वो ही ऑडिटर चलता रहता था, जिसके कारण वो ही ऑडिटर ज्ञान दे देता था कि भाई चोरी कैसे करनी है। तो यहाँ बोला गया कि भाई कोई भी ऑडिटर, अगर कोई इंडिविजुअल ऑडिटर है तो केवल 5 साल के लिए ही वो ऑडिटर बन सकता है, और अगर कोई फर्म है जो कि ऑडिटिंग फर्म है तो वो केवल 10 साल के लिए बन सकती है। उसके बाद कूलिंग पीरियड लो, आपको उस कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकते हो। अब 5 साल का कूलिंग पीरियड लो, 5 साल तक कंपनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखो, फिर भले ही वापस ऑडिटर बन सकते हो। क्योंकि जब सत्यम वाला फ्रॉड और बाकी सारे जब फ्रॉड हुए थे तो है ना उसमें मेन बात क्या देख कर आई कि भाई ऑडिटर क्यों नहीं बताया कि भाई फ्रॉड होने वाला है, ये अकाउंट्स में कोई दिक्कत है। तो बोला गया कि भाई ऑडिटर तो खुद ही ज्ञान देता है कि आपको काम क्या करना है और कैसे करना है। तो इसलिए बोला गया कि भाई ऑडिटर को भी चेंज करा जाएगा टाइम टू टाइम। जैसे जैसे ऑडिटर चेंज होते रहेंगे वैसे वैसे नई नई बातें सामने आती रहेंगी। तो इसलिए ये जो टेन्योर था, पहले ऐसा कोई टेन्योर फिक्स नहीं कर रखा था, अब 5 साल और 10 साल फिक्स कर रखा है और कूलिंग पीरियड भी 5 साल दे रखा है। आई बात समझ में? तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ मेंटेन करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके की अकाउंटिंग मेथड यूज़ करना है, कौन से एक्सपेंस को कहाँ लिखना है, ये सारा आपको किस में होना चाहिए? ऑडिट में होना चाहिए। फिर दूसरा, अगर ऑडिटर कंपनी के खिलाफ कोई बात लिख दे तो हम क्या उसे रिमूव कर सकते हैं? और रिमूव कौन करेगा? क्या सरकार को बोल सकते हैं कि सरकार ये वाला है ना ऑडिटर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो क्या सरकार चेंज कर सकती है? फिर उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? तो गवर्नमेंट कंपनी में जो ऑडिटर होता है वो कंपनी ही अपॉइंट करती है। पर अगर कंपनी अपॉइंट नहीं कर पाए तो सरकार के पास पावर चली जाती है। गवर्नमेंट है ना ऑडिटर सीएजी अपॉइंट कर सकता है, फिर अगर वो भी नहीं करता है तो वापस से कंपनी के हाथ में आ जाता है कि भाई वो अपॉइंट कर लेगी। तो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट कंपनी में रिपोर्ट कहाँ होती है। और फिर इनकी अपने आप तो नॉर्मल कंपनीज़ की जो रिपोर्ट है वो एनुअल जनरल मीटिंग में होएगी, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कंपनी की देखेंगे तो गवर्नमेंट कंपनी की जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में पेश होती है। सीएजी की जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में पेश होती है, वहाँ अप्रूव होती है कि भाई रेलवे की है और बाकी सारी कंपनीज़ की, वहाँ ये सारे काम होते हैं। आई बात समझ में? तो आपको है ना अलग अलग तरीके के अकाउंट्स पता होने चाहिए और आपको ऑडिट और ऑडिटर्स का रिलेशन भी पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं मर्जर, अमलगमेशन, एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। मर्जर का मतलब क्या है? या तो दो कंपनी मिल रही है या कोई कंपनी टूट रही है तो इसे मर्जर बोला जाता है। या फिर एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है या फिर छोटी मछली बड़ी मछली को खा रही है, इसे मर्जर एंड एक्विजिशन बोला जाता है। पर इंडिया में हॉस्टाइल टेक ओवर अलाउड नहीं है। हॉस्टाइल टेक ओवर का मतलब क्या है? तो भाई अडानी ने जिस तरीके से एनडीटीवी को लिया है ना उसे हॉस्टाइल टेक ओवर बोलते हैं। हॉस्टाइल टेक ओवर क्या है?
अब उसमें है ना एनडीटीवी की भी गलती थी कि भाई आपको क्या ज़रूरत थी अपने शेयर्स जो हैं वो किसी और को गिरवी रखने के लिए। तो जब एनडीटीवी ने अपने शेयर्स किसी और को गिरवी रख दिए और है ना अडानी ने जिसको गिरवी रखे थे वो ही कंपनी खरीद ली, तो लगभग सारे शेयर्स किसके पास आ गए, अडानी के पास आ गए। तो ये वाला है ना टॉपिक आपको तब समझ में आएगा जब आप मर्जर एक्विजिशन और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पढ़ेंगे कि भाई मर्जर कैसे होता है, अमलगमेशन कैसे होता है, इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि हाईकोर्ट स्कीम अप्रूव करता है पर हाईकोर्ट स्कीम बना नहीं सकता है, तो कब अप्रूवल मिलती कब अप्रूवल नहीं मिलती है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मर्जर अमलगमेशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में पता होनी चाहिए। हॉस्टाइल टेक ओवर मना कर रखा है कि आप ज़बरदस्ती किसी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते हो, और अगर कोई भी पर्सन धीरे धीरे ऐसे थोड़ा थोड़ा 1-2% करके किसी और के शेयर्स अगर ले रहा होता है, तो जैसे ही वो 5% की लिमिट या 1 साल में या फिर वो 25% से ज़्यादा शेयर्स ले लेता है, तो उसे क्या देना पड़ेगा, पब्लिक ऑफर देना पड़ेगा, यानी कि न्यूज़पेपर में निकालना पड़ेगा कि भाई इस साल में इतने परसेंट 5% से ज़्यादा शेयर्स ले गया, तो ये ट्रिगर बोला जाता है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक एट लार्ज को बताना पड़ेगा कि भाई देखो इतने शेयर्स अभी हमने ले रखे हैं, अब हमें और शेयर्स लेने हैं। अब है ना सबको पता होगा कि भाई ये कंपनी इसे लेकर जा रही है, और अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो एनसीएलटी और हाई कोर्ट इस वाले टेक ओवर को रोक देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें कब पता होंगी, जब आप क्लास अटेंड करोगे। तो इसलिए मर्जर एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पता होना चाहिए। एक और जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और इसमें आता है वो आता है एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग, इसे हम प्यार से बोलते हैं ईसीबी, इसे प्यार से क्या बोला जाता है, ईसीबी बोला जाता है। तो जब आप ईसीबी देखेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, और दूसरा होता है एफसीसीबी, फॉरेन एक्सचेंज कमर्शियल बॉन्ड्स बोले जाते हैं। तो इंडिया में है ना लोन लेना बहुत मुश्किल है, दुबई के शेख से पैसा लेना आसान है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि बजाय इंडिया में पैसा रेज करें हम बाहर से पैसा लेकर आ जाते हैं। तो कोई पर्सन जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ही काम करता है, जिसके क्लाइंट भी बाहर के ही हैं, तो इंडिया से पैसा लो फिर बिजनेस बढ़ाओ फिर बाहर कमाओ, इससे बेटर है बाहर का पैसा बाहर ही लगा लो। तो इसमें ना एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग चलती है। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के 2 रूट हैं, पहला है अप्रूवल रूट, दूसरा है ऑटोमेटिक रूट। अगर आप कम पैसे रेस कर रहे होगे तो ऑटोमेटिक रूट से कर लो, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे रेस कर रहे हो तो ऐसे में आपको आरबीआई की अप्रूवल चाहिए होगी। तो है ना इसके लिए कौन सी बुक है, तो ऊपर वाले जो टॉपिक्स है उसके लिए आप क्या कर लेंगे, सारांश पढ़ लेंगे, पर मर्जर अमलगमेशन एक्विजिशन और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अगर आपको पढ़ना है तो आईसीएसआई की कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करके एक बुक है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करके एक बुक है। अगर आपने ये बुक पढ़ रखी है या फिर इसे है ना ऊपर से पलटा कर देख लेना या फिर इसकी समरी पढ़ लेना, तो भी आपको पता पड़ जाएगा कि भाई मर्जर एक्विजिशन अमलगमेशन क्या है। पूरी बुक नहीं पढ़ सकते हो तो है ना हर चैप्टर के बाद में उसकी समरी दे रखी है, वो समरी पढ़ लो। अगर आपने उतनी समरी भी पढ़ ली ना तो भी आपका काम चल जाएगा। अंडरस्टूड। तो समरी कितने पेज की होगी, तो पूरी बुक की जो समरी वो 50 पेज की होगी। आपको पूरा मर्जर एक्विजिशन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग उसके इंपॉर्टेंट लिमिट सब पता रहेंगी। ठीक है, फिर बात करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड रेगुलेशन। अब फाइनेंस की हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है आपकी प्रोस्पेक्टस की। मैंने पूरा पेज गंदा कर दिया। ठीक है, सबसे पहले बात आती है प्रोस्पेक्टस की कि भाई कंपनी है ना पैसा कैसे ले सकती है, तो भाई डिबेंचर्स इशू कर सकती है, या फिर वो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ले सकती है, फॉरेन से पैसा लेकर आ सकती है। तो ऐसे में बोला जाता है कि अगर वो ऐसा कोई भी काम करती है तो प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है। अब प्रॉस्पेक्टस में कौन सी जानकारी है, तो यहाँ आपको वैरायटी ऑफ प्रॉस्पेक्टस पता होने चाहिए कि भाई एम्ब्रिज प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, क्या एक पन्ने का जो डॉक्यूमेंट है उसे भी हम प्रॉस्पेक्टस बोल देंगे क्या, तो आंसर है यस। जिस भी तरीके से किसी भी पेपर किसी भी फॉर्मेट में अगर आप पब्लिक एट लार्ज से पैसा मंगवा रहे हो तो हम उस डॉक्यूमेंट को ही क्या मान लेंगे, प्रॉस्पेक्टस मान लेंगे। और क्योंकि वो प्रॉस्पेक्टस मान लिया जाएगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा कि आपको सेबी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि भाई हमने जो प्रॉस्पेक्टस बनाया है वो सही है या नहीं है, और सेबी के सारे रेगुलेशन के हिसाब से आपको प्रॉस्पेक्टस बनाना पड़ेगा। इसी में ही आपको पता होना चाहिए कि QIB क्या होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर क्या होते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर तो है ना कोई कंपनी है जब वो शेयर्स लेकर आती है तो ये हम जैसे 100 करोड़ और 150 करोड़ लोग पैसा नहीं लगाते हैं। मैक्सिमम जो पैसा है 50% और 60% पैसा तो
बड़ी बड़ी कंपनीज ही लगा देती हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना दूसरी कंपनी में पैसा लगाती हैं, जो तो आप शार्क टैंक पर देखते हो, वो क्या कहलाती हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहलाते हैं। और ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को शेक भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये लोग पैसा निकालने लग जाते हैं तो मार्केट बहुत तेज़ी से डाउन जाता है। जब बहुत तेज़ी से डाउन जाता है तो हम पैनिक करते हैं, हम भी अपना पैसा निकालना चालू कर देते हैं। तो जब आप है ना कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे तो आपको क्या पता होना चाहिए? प्रोस्पेक्टस पता होना चाहिए। फिर आपको अलग अलग आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, प्रोस्पेक्टस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, क्या क्या बातें आपको प्रोस्पेक्टस में देनी है, ठीक है, कैसे कंसेंट लेनी है, उसे डेट कैसे करना है, साइन कैसे होने चाहिए, ये कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, किन बातों को अगर आप छुपा लोगे तो फ्रॉड माना जाएगा, उसके लिए पेनल्टी कितनी मानी जाएगी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी चीज़ के साथ में आपको पता होना चाहिए कि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है। अब एक इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास, क्योंकि मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ और मेरे पास किसी कंपनी की जानकारी है कि भाई ये है ना इतने दिन में आईपीओ लेकर आने वाली है, तो है ना अगर बाय चांस, अब सुनो, अगर पब्लिक एट लार्ज के पास ये इन्फॉर्मेशन है तो ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं मानी जाएगी। पर अभी मैं मीटिंग से बाहर निकली और अभी मुझे पता है कि भाई गूगल इस कंपनी में पैसा लगाने वाला है, अप्रूव हो गया, मैंने अपने भाई को बोला कि भाई इस वाली मेरी वाली कंपनी में पैसा लगा दे, गूगल इसके शेयर्स लेने वाला है 10 से 5 दिन में, और मीटिंग कंफर्म हो चुकी है, तो मैं क्या कर रही हूँ? इनसाइडर ट्रेडिंग कर रही हूँ। जो इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक एट लार्ज को नहीं है मेरे पास है, मैं उसका क्या कर रही हूँ? गलत बेनिफिट उठा रही हूँ। अब मैं अगर डायरेक्ट पैसा लगाऊंगी तो किसी को भी पता पड़ जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट पैसा नहीं लगाया, मैंने किसी और के थ्रू लगवाया है। तो ये वाली जो चीज़ें होती है इसे इनसाइडर ट्रेडिंग बोला जाता है। 2 करोड़ और इससे ज़्यादा की पेनल्टी भी लगती है, और साथ में ही अगर पेनल्टी लगने के साथ में ही इसमें है ना आपको जितना नुकसान हुआ है उसका डबल कंपनसेशन भी देना पड़ जाता है। और बाय द वे बता देती हूँ, मुकेश अंबानी के ऊपर भी इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लग चुका है। ऑल्दो सेबी इस पर आरोप लगाती है कि आपको अगर कंप्लेन करनी है इनसाइडर ट्रेडिंग की तो आप कहाँ जाएंगे? सेबी के पास जाएंगे ये कंप्लेन लेकर। सेबी ही जनरली जांच में ये वाली चीज़ बोल देता है। पर अगर सेबी ने आपके अगेंस्ट कोई डिसीजन दे दिया है तो अपील करने कहाँ जाओगे? तो सेबी के अगेंस्ट आप अपील कहाँ करते हैं? सेबी अपीलेंट ट्रिब्यूनल, जिसे हम प्यार से सेट बोलते हैं। फिर बात करते हैं वाइंडिंग अप और इंसॉल्वेंसी की, जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ना पड़ता है। वाइंडिंग अप कैसे करा जाता है? कब वाइंडिंग अप? तो वाइंडिंग अप 2 तरीके के होते हैं, एक होता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, दूसरा होता है कंपलसरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप 30 साल कंपनी चला ली, मस्त अच्छी चल रही थी, अब कंपनी बंद कर दो, तो इसे वॉलंटरी वाइंडिंग अप बोला जाता है। फिर आता है कंपलसरी, भाई कंपनी ने है ना इतना घोटाला करा, इतना लोगों से पैसा ले लिया, अब वो कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर सकती है, तो फिर है ना कोर्ट बोल देती है भाई इस कंपनी को बंद कर दो, ठीक है। पर अगर बहुत सारे लोग उसमें नौकरी करते हैं तो बोला जाता है कि सर्वाइवल स्कीम के लिए इसे किस में भेज दो? रीस्ट्रक्चरिंग में भेज दो, या तो आप है ना इसे किसी के साथ मर्ज कर दो, बड़ी कंपनी के साथ में इसे मर्ज करवा दो ताकि एटलीस्ट सर्वाइव कर लेगी, इंडिया की इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, या फिर इसे वाइंड अप कर दो। तो कोर्ट ऑर्डर देता है वाइंडिंग अप का। और इंसॉल्वेंसी के केस में भी आपको है ना जो प्रोफेशनल होते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं, जिन्हें हम प्यार से आईपी बोलते हैं, वो बताते हैं कि है ना इनके लिए स्कीम निकाली जाती है कि है ना अगर कोई फैक्ट्री है या कोई भी बिजनेस है उसे कैसे रिवाइव करवाया जा सकता है। क्योंकि अगर जिस तरीके से अगर हम देखेंगे इंडिया में स्टार्टअप का जो वो चला है, ट्रेंड चला है कि भाई स्टार्टअप बना 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 वो ना ढाड़ गिर गया, तो इसके लिए आईपी की ज़रूरत होती है इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर के लिए। कि ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस अच्छा नहीं है, बस ये हो सकता है कि जो उसके प्रमोटर हैं या उसके डायरेक्टर को बिजनेस चलाना नहीं आया, तो ये जो CACS होते हैं ये इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं काम करने में। अब यहाँ जब हम आईपी की बात करते तो एयरबीएनबी की बात सोचो, तो एयरबीएनबी जो था वो किसने स्टार्ट करा था? इन्होंने करा था, वो वारिकू ने करा था। तो जब है ना अंकुर वारिकू, तो इन्हें समझ में आ गया कि भाई जितना पैसा हमें खर्च करना चाहिए था, छोटे से ऑफिस में काम कर सकते थे, पर हमने इतना बड़ा, जैसे ही इन्वेस्टर ने पैसा लगाया तो हमने बहुत बड़ा ऑफिस खरीद लिया, हमने बहुत सारे खर्चे अपने बढ़ा लिए, जिसकी वजह से हम मेन चीज़ पर फोकस नहीं कर पाए। जैसे बायजूस ने भी ऐसे ही कई बार करा, अभी जो फिजिक्स वाला है वो भी कई बार ऐसा कर जाता है कि भाई हमें ना IPO लाने के लिए बड़े बड़े एक्विजिशन कर रहे हैं, तो कई बार है ना मैनेजमेंट जो है वो गलत डिसीजन ले लेता है, पर उसकी वजह से पूरा का पूरा स्टार्टअप बर्बाद हो जाता है, पूरी की पूरी कंपनी बर्बाद हो जाती है। तो IP जो इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर हैं वो क्या करते
करते हैं, टाइम बोरो करते हैं, जो जो गलतियां करी हैं उन गलतियों को सही करा जाता है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस कंपनी को वापस से सर्वाइव करवाया जाता है। या फिर उसके लिए मर्जर के स्कीम लेकर आती हैं। और कई बार जब ये लगता है ना कि नहीं यार इसका बाकी सब तो काम अच्छा करता है, बस सेल्स कोई और देख ले, तो है ना ऐसे में डी मर्जर कर दिया जाता है कि भाई पूरी कंपनी का काम अलग होगा और सेल्स के लिए पूरी एक अलग टीम तैयार कर दी जाएगी और इससे इन्हें दो अलग अलग कंपनीज वह डिक्लेयर कर दिया जाएगा या फिर सेल्स किसी और के हाथ में दे दी जाएगी। तो ये सारे के सारे काम कौन करते हैं? आईपी करता है, इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर करता है। और ये है ना कंपनी खुद अपॉइंट नहीं करती है, जो कोर्ट है वो जब है ना आईबीसी में आप चले जाते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट है ना जो इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर है उन्हें अपॉइंट करा जाता है और फिर वो आपके लिए सारे काम कर रहे होंगे। फिर मैनेजमेंट कोई काम नहीं कर सकता, अब मैनेजमेंट क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। फिर बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो सबसे पहले तो आपको नंबर याद होना चाहिए 1000, 500 और 100, जिसमें हम बोलते हैं कि टर्नओवर अगर आपका 1000 करोड़ से ज़्यादा है, पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ से ज़्यादा है या प्रॉफिट आपका 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो ऐसे में आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। अगर आप सीएसआर करते हैं, इन तीनों में से कोई भी एक फैक्टर, ठीक है, अगर बाय चांस आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में आ जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला तो 3 साल देखा जाता है, एक बार आओगे तो 3 साल के लिए जाओगे। तो फिर यहाँ एक कमेटी बनाई जाती है, पिछले साल क्वेश्चन आया था ये वाला 3 साल वाला कि भाई किसके ऊपर लगता है और कितने टाइम पीरियड के लिए लगता है, तो 3 साल वाली बात याद रखनी है। कमेटी बनाई जाती है, कमेटी है ना सजेस्ट करती है कि भाई उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ज़रूरी है कमेटी में, तो मिनिमम 3 लोगों की कमेटी होती है, सीएसआर कमेटी बोला जाता है, सबके लिए कंपलसरी है जहाँ सीएसआर का प्रोविजन लगता है। और फिर ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमें सीएसआर कौन सी फील्ड में करना है, एनवायरनमेंट में करना है, एजुकेशन में करना है, विमेन अपब्रिंगिंग में करना है, या फिर आपका वो वाला गरीबों के लिए कोई काम करना है, कौन से में काम करना है ये डिसाइड करो, उसका प्लान करो। फिर ये रिपोर्ट जो है वो बोर्ड के पास जाती है, बोर्ड डिसाइड करती है कि भाई सही है कि गलत है, ठीक है। अगर बोर्ड चाहे तो रिजेक्ट कर सकती है, पर नीचे रीज़न देना पड़ेगा कि रिजेक्शन का रीज़न क्या है, या फिर आप उसमें ये बोल दो कि भाई इसमें ये चेंजेस कर लो। फिर उसके बाद वो जो भी डिसाइड होता है वो उस पर काम करना चालू कर देती है। अब है ना इसमें क्या होता है, 2% का रेशो चलता है कि आपको 2% ऑफ द प्रॉफिट किस में डालना पड़ेगा? सीएसआर में डालना पड़ेगा। जब हम 2% का प्रॉफिट सीएसआर में डालते हैं तो यानी कि 2% का जो आपका प्रॉफिट आ रहा है वो 1 साल में खर्च करना है, पर अगर खर्च नहीं कर पाए तो भाई उसे अलग है ना अकाउंट में ही रखो, अलग अकाउंट में ही रखो, और है ना फिर अपनी बोर्ड रिपोर्ट में लिख कर दो कि देखो इतना हमें कंज्यूम करना था, हमें 2 करोड़ रुपए है ना सीएसआर के नाम पर लगाने थे, पर अभी हम 2 करोड़ नहीं लगा पाए हैं, हमने वो अलग से एक अकाउंट में रख दिए हैं, अगले साल हम इसे क्या कर लेंगे? यूज़ कर लेंगे। फिर आपको इम्पैक्ट एनालिसिस भी करना है। इम्पैक्ट एनालिसिस क्या होता है कि आपने जो सीएसआर करा है उसका इम्पैक्ट क्या है। अब सोचो कि आपने पेड़ लगाए, ठीक है, 6 महीने के बाद वो पेड़ ही मर गए, अब क्या आपका कॉर्पोरेट सीएसआर वैलिड माना जाएगा? नहीं। अगर आपने 1000 पेड़ लगाए हैं तो वो सर्वाइव भी 1000 करने चाहिए, इसका इम्पैक्ट एनालिसिस बोला जाता है। आपने लोगों को एजुकेशन के लिए पैसा दिया और लोगों ने उसे दूसरे काम में इस्तेमाल कर लिया, तो भाई इसे इम्पैक्ट में क्या आ जाएगा कि भाई 0 इम्पैक्ट हुआ है। तो ना सिर्फ आपको काम करना है, उस काम का इम्पैक्ट सोसाइटी पर भी होना चाहिए। आई बात समझ में? तो सीएसआर में जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो ये डिटेल में सीएसआर बताया जाएगा। फिर बात करते हैं डायरेक्टर्स की। डायरेक्टर्स कौन होते हैं, क्या होते हैं? अलग अलग तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे होल टाइम डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, फिर उसके बाद आपका पार्ट टाइम डायरेक्टर होता है, सिटिंग डायरेक्टर होता है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर होता है, एडिशनल डायरेक्टर होते हैं, विमेन डायरेक्टर होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। तो यानी कि 10 तरीके के डायरेक्टर होंगे, आपको सबका अपॉइंटमेंट पढ़ना होगा। और है ना फिर अभी जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था वो डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आया था कि भाई डायरेक्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड रिपोर्ट पर कौन से डायरेक्टर साइन करते हैं, अगर एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई तो रिस्पॉन्सिबल कौन माना जाएगा। तो डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ भी पता होनी चाहिए आपको, डायरेक्टर्स की वो भी पता होनी चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो वैसे तो हर कोई डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन अगर बाई चांस आप मॉरल टर्पिट्यूड में अंदर चले गए हो तो ऐसे में आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो चुकी है आपको, तो आप है ना डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। तो अलग अलग चीज़ पर अलग अलग बात बोल रखी है। सेम ऐसे ही एज के लिए बोल रखा है, वैसे तो कहीं बंदिश नहीं है एज की, लेकिन अगर लगता है कि भाई एज ज़्यादा हो चुकी है, किसी बहुत बूढ़े को डायरेक्टर बनाना है, तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन डालकर क्या कर सकते हैं, उस बूढ़े इंसान को भी डायरेक्टर बनाया जा सकता है।
आ गई बात समझ में। फिर डायरेक्टर को रिमूव कैसे करना है। अब पता पड़े डायरेक्टर तो बन गया पर उन्होंने कोई ऐसे काम करे जिसकी वजह से वो डायरेक्टर से हटाना है, तो आप यूं ही नहीं हटा सकते, उसे भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। वो एनुअल जनरल मीटिंग में खड़े होकर अपना ओपिनियन देगा कि भाई मैंने जो करा है वो क्यों करा है, उसकी बात सुनी जाएगी, फिर वोटिंग होएगी और फिर उस पर्सन को हटाया जाएगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ सबसे पहले आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा डायरेक्टर में कि भाई टाइप्स ऑफ डायरेक्टर कौन कौन से होते हैं। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा उनका अपॉइंटमेंट क्या होता है। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर क्या होती है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स क्या होती है, रिमूव कैसे करा जाता है, और इनके राइट्स क्या क्या हैं, और ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स क्या क्या हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेम ऐसे ही नॉमिनी डायरेक्टर भी होता है, जो कोई बाहर वाला, जैसे अगर आपने कभी बड़ा सा लोन ले लिया किसी कंपनी ने, आईडीबीआई बैंक या किसी से, तो वो अपने नॉमिनी डायरेक्टर बनाकर भेजते हैं, यानी कि उनके रिप्रेजेंटेटिव, कहीं आप घोटाला तो नहीं कर रहे हो, वो वाली चीज़ें। फिर बात करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप से रिलेटेड, तो आईबीसी पढ़ोगे तो ये यहाँ आ जाएगा। फिर बात करते हैं सिक्योरिटी एंड द सेबी रेगुलेशन, तो सिक्योरिटी एंड सेबी रेगुलेशन जो है वो भी आपका आईसीएसआई का एग्जीक्यूटिव की बुक है, सिक्योरिटीज़ एक्ट करके अगर उसकी आप समरी पढ़ लोगे तो आपको सारी चीज़ें पता पड़ेंगी। फिर है लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका कॉरपोरेट एंड द वाइट कॉलर क्राइम, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग तरीके के घोटालों के बारे में। जैसे अगर आपने बिग बुल देख रखी है तो उसमें जो है ना बताया गया है किस तरीके से फॉल्स वो मेहता वाली जो है तो है ना फॉल्स किस तरीके से बबल क्रिएट करा जाता है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो सत्यम वाले केस में सत्यम का नाम क्या है, SATYAM, सत्यम का नाम क्या है, SATYAM। तो इस सत्यम के जो राजू थे उन्होंने क्या करा है, एक और कंपनी बनाई MAYTAS, मत्स्य करके, और इसका जितना भी प्रॉपर्टी है वो कहाँ डालने लग गए, मत्स्य में डालने लग गए, ताकि सत्यम घोटाला हो गया। और ये इनकी प्राइवेट कंपनी थी, तो कंपनी ये वाली डूबी नहीं और वो खुद भी नहीं डूबे। आज उनके नाम से दूसरी कंपनियां भी हैं, उनके दूसरी कंपनी और अदर हैं, डायरेक्ट नाम नहीं है पर अभी भी वो काम कर ही रहे हैं। तो आपको ऐसे वाइट कॉलर क्राइम पता होने चाहिए कि क्या होता है। अब इस वाइट कॉलर क्राइम में ही आपको पता होना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है, सत्यम वाला घोटाला किस तरीके से हुआ है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रोल क्या है। तो वो जो आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पढ़ा है वो ही चीज़ें आपको वाइट कॉलर क्राइम्स में भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं ये आपको यहाँ से कनेक्ट करके फिर पढ़ना है। फिर जैसे किंगफिशर वाला घोटाला है, फिर आपका है ना पंजाब नेशनल बैंक वाला घोटाला है। ये सारे घोटाले आपको पता होने चाहिए, जिसके कारण आपको पता रहे कि भाई कंपनी लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है और अदर लोगों की इम्पोर्टेंस क्या रहती है, ठीक है। तो अब आप इसके लिए बुक कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर आप सजेस्ट करूं तो आप अवतार सिंह यूज़ कर सकते हैं, और फिर आप कंपनीज़ एक्ट, गाइड टू कंपनीज़ एक्ट, रमैया वाली बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर आप है ना बैर एक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जनरल बुक्स हैं, लेकिन अगर आप है ना बहुत कम पढ़ाई करके ज़्यादा मार्क्स लेकर आना चाहते हो और एकदम क्रिस्प पढ़ना चाहती हैं तो ICAI का सारांश यूज़ कर लो, और ICSI का जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग वाली बुक है और सिक्योरिटी लॉ वाली जो बुक है उसकी समरी हर चैप्टर के बाद जो समरी दे रखी है वो समरी पढ़ लो। आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें पता रहेंगी और आप क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और उसमें क्यों डिटेल में पढ़ना है। और अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करेंगे तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपको क्लास में ही समझा रही होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि लेबर लॉ में क्या पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।